मिस्टर गांधी, आर यू ऑल राइट आफ्टर व्हाट द पुलिस डिड टू यू? तो पहले ऐसे सन हो गए, ऐसे 10 सेकंड मुझे देखने लगे, फिर बोलते हैं आई एम ऑलवेज ऑल राइट। ऐसे करके थम्स अप करके भेजा। मैंने भी बोला ओके सर। कई पत्रकार आए, कई ने मैसेज किया कि बहुत वाजिब आपका सवाल था और आप ट्रोल जरूर होंगे। हमने कहा अब तो मोटी चमड़ी हो गई है, 10-12 साल से ट्रोल हो रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, तो चलो ये भी। तो एक रिपोर्टर ने वहां से पीटी से किया कि आमतौर से कांग्रेस कवर करने वाले को कांग्रेस वाला कहते हैं, बीजेपी वालों को बीजेपी वाला, तो बीजेपी का रिपोर्टर, तो आज से मैं हूं आपका रिपोर्टर। सरकार बैकफुट पर है। अमित शाह जो है वो अच्छा बोलते हैं, ये तो मानोगे? सबसे अच्छा बोलते हैं। अच्छा रिसर्च कर कर आते हैं। सारा विपक्ष ये मानता है कि वो अच्छा रिसर्च कर कर आते हैं। उनका फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जब सरकार के सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे बेस्ट स्पीकर जो हैं उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन आपका जो सबसे धुआंधार बल्लेबाज है वो अभी तक पिच पे नहीं आया। चीफ जस्टिस साहब, आप ये एथेनॉल E20 वाला भी मामला सुन लो और E20 में आंदोलन करने वालों को दीमक बता दो, तो सीजेपी के साथ साथ एक डीजेपी भी आ जाएगी, दीमक जनता पार्टी। तो प्रियंका गांधी आई और पप्पू यादव के कान में बताई, ऐसे ही लगे रहना है। ये सनातन के साथ जो चोरी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, जरा लग रहा है भगवान सुन रहे हैं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के एक सांसद से कि आप लोग ये जो पैसा सभी सांसदों से इकट्ठा कर रहे हैं दान पात्र में, इसका क्या होगा? तो उनका ये कहना है कि सारा पैसा जो दान पात्र में इकट्ठा हो रहा है वो अयोध्या जाएगा, राम मंदिर में जो एक्चुअल दान पात्र है उसमें डालेंगे। अच्छा, ये तो राहुल गांधी असली पैसा दिए असली पैसे दिए। मेरी भी जो बात हुई है, मेरे 2-3 मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, अब तो काफी सीनियर हो गए हैं वहां में, तो उनका रिटायर तो नहीं हो गया? आपके दोस्त होंगे तो नहीं, जैसे हम भी सीनियर हो गए यहाँ पर, तो वो भी वैसे ही सीनियर हो गए। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी को दांतों से पसीने तो आएंगे इसमें। दांतों से पसीने? पिछले 10-12 एपिसोडों से तुम वो बना रहे नितिन नवीन की टीम। कब आएगी नितिन नवीन की टीम? जब हर एपिसोड के अंदर नितिन नवीन की नई टीम आने वाली है। और कितना मासूम सवाल था। सारी दुनिया जिसको ट्रोल करती है, राहुल गांधी ने उससे पूछा बीजेपी से हैं क्या? रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे अंदर से आ रहा है बहुत ज्यादा। क्या है वो? नहीं, मैं तो वो वीडियो देखा अभी पीयूष का, उसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी से हैं क्या? ये तुम्हारा सवाल है कि तुम अब नहीं, मैं राहुल गांधी का वीडियो देखा, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि क्या जवाब दिया पीयूष ने। और कितना मासूम सवाल था। सारी दुनिया जिसको ट्रोल करती है, राहुल गांधी ने उससे पूछा आप बीजेपी से हैं क्या? पीयूष यार, ट्रोलर की ट्रोलिंग हो रही है यार पीयूष। आप कांग्रेस से हैं क्या? आप बीजेपी से हैं क्या? आप कांग्रेस से हैं क्या? आप कोर्ट से हैं क्या? इसको मौका मत दो, ऐश्वर्या तुम शुरू करो। मैं अपना ये इस हफ्ते का एपिसोड शुरू करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। शुरुआत में ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब करें आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। आप लोग हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पर। जो हम चकल्लस कर रहे थे और जो सवाल हमारे इन हाउस आरजी ने पूछा, वो एक्चुअली सवाल कुछ ही घंटे पहले राहुल गांधी पीयूष से पूछ चुके हैं। तो पीयूष के मासूम चेहरे पे मत जाइए, पीयूष अंदर की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार आज मकर द्वार पे हुआ क्या। तो वो कहानी पीयूष बताएंगे। मौसमी जी के सवाल पे, सही सवाल पे हुआ बहुत बवाल, तो वो अंदर की कहानी, पीछे की कहानी मौसमी बताएंगी। आरजी बहुत सारी अंदर की कहानियां इस बार कांग्रेस की लेके आए हैं और आखिरकार ये जो पूरा मुद्दा है ये पहुंच चुका है कोर्ट। तो हमें संजय जी ये बताएंगे कि आखिरकार कोर्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए मौसमी, सवाल तो आपका ठीक था, इतना बवाल क्यों मचा? भाई ये ना होता है कि नेताओं के जवाब वायरल होते हैं। मेरी अब आदत सी हो गई है, मेरा जब भी सवाल होता है तो वही वायरल हो जाता है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि चलो अपना खुद ही अपनी हौसला अफजाई कर लें, कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लें। लेकिन मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो सवाल मेरा होने नहीं वाला था ऐश्वर्या। सवाल की बारी हो गई थी निकल और उससे पहले ही घोषित हो गया था लास्ट क्वेश्चन। और राहुल गांधी का अटेंशन स्पैन सवाल जवाब का, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, तो 8-10 पत्रकारों का सवाल जवाब देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें पीसीबी की होती है और पीपीटी और ये सब। तो उसमें जब लास्ट क्वेश्चन बोल दिया गया तो हम हल्ला करने लगे यहाँ से। हमने कहा भाई क्या क्या है भाई, क्या हो रहा है ये? तो मतलब हम लोग हाथ लगातार उठा रहे थे।
तो इसलिए मुझे लगा अगर मैं सवाल पूछूंगी और मेरा नाम ले लिया गया लास्ट क्वेश्चन के बाद, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक ही लाइन का राहुल गांधी ने जवाब दिया था, कुछ पूछा गया था तो कुछ जवाब उन्हें ठीक ठाक, मुझे लगा राहुल गांधी का अटेंशन भी लेना जरूरी है और सवाल का कॉन्टेक्स्ट देना भी जरूरी है, ये जानते हुए कि राहुल गांधी अक्सर पूरा सवाल नहीं सुनते और इनिशियल की 3-4 लाइन में ही अपना डिडक्शन निकाल के जवाब देने लगते हैं। ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही होता है? अक्सर ऐश्वर्या ऐसा होता है कि कभी कभी राहुल गांधी मतलब क्योंकि लगातार सवाल हो रहे होते हैं फिर वो दो लाइन सुन के ही जवाब देने लगते हैं, तो इसीलिए मतलब कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं। और पूरी पीसी में ये क्लैरिटी नहीं थी कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं, कि आप स्टेटमेंट मांग रहे हैं, कि आप अपॉलॉजी मांग रहे हैं गृह मांग मंत्री क्या से। रहे हैं? तो और वो आप देखिए दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइंस भी थी, लेकिन राहुल गांधी के जवाब से ज़्यादा सवाल वायरल हो गया, क्योंकि नेता क्या करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सवाल को अपने हिसाब से सूट करती हैं। अगर उनको वो सवाल सूट नहीं करता है तो वाला पक्ष आपको ट्रोल करने लगता है। इसमें तो और अगर आपको सूट करता है जवाब तो दूसरा पक्ष आपका समर्थन करने लगता है। पर मुझे इसमें यही, हाँ क्या कह रहे थे संजय? तुमने सवाल इतना लंबा पूछा कि पूरी रील कट जाए उसमें। इनको रिपोर्टर तो फिर का एक्सपीरियंस हो गया ना। उसमें रील कट जाए। अच्छा वो ऑन एयर जा रहा होता है, हमारा आज तक पे ऑन एयर जा रहा होता है, तो कॉन्टेक्स्ट देना, भाई दर्शक आज तक देख रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी होता है। वहां पे जैसे ही पीसी खत्म हुई सारे पत्रकार, कई पत्रकार आए, कई ने मैसेज किया कि बहुत वाजिब आपका सवाल था और आप ट्रोल जरूर होंगे। हमने कहा अब तो मोटी चमड़ी हो गई है, 10-12 साल से ट्रोल हो रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, तो चलो ये भी सही। इधर का मतलब इधर इशारा, इधर का। हाँ उधर इशारा करिए, बताइए आप भी एक सवाल आप भी पूछे। ये ट्रोल शुरू कर दिया पर इसने। इंटरेस्टिंग ये है, मेरा इशारा बाईं तरफ है, कि हम ट्रोल दोनों तरफ से होते हैं, एक ही तरफ से ट्रोल नहीं होता। मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ। जी जी थैंक यू बोलने के तो लिए मदद करें। क्यों पीयूष, क्यों तुमको बोल दिया बीजेपी? ये तो मैं भी झेल चुकी हूँ पहले, बीजेपी टी शर्ट पहना देंगे, तो तुमको क्यों बोल दिया बीजेपी के हो क्या भैया? तुम तो हो ही बीजेपी के घोषित रूप से। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी कवर कर रहा है ना, बीट रिपोर्टर है ना बीजेपी का। रिपोर्ट जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो फिर एक रिपोर्टर ने वहां से पीटीसी किया कि आमतौर से कांग्रेस कवर करने वाले को कांग्रेस वाला कहते हैं, बीजेपी वालों को बीजेपी वाला, तो बीजेपी का रिपोर्टर, तो आज से मैं हूं आपका रिपोर्टर। कहते हैं आपके रिपोर्टर को कहते हैं अपैया। भैया बताइए, तो शुरू से शुरू करना, कहाँ से तुम्हें दिखे दूर से राहुल गांधी, तुम भागे? 3 मिनट है हमारे पास, 2-3 मिनट, ज्यादा देर मत करना। तो हुआ ये कि 10:30 बजे के आसपास मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी थोड़ा लेट हो गए थे। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी आई मुझे दिख गई कि ये उन्हीं की इनोवा आ रही है। मैं उस तरफ बढ़ा, मैंने कहा अभी छोड़िए ये धरना प्रदर्शन, पहले राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया जाए। और सवाल जो है मैंने वो वाला पूछा जो पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि भैया हमारे घर के लोग भी जो है वो घायल हुए। तो जैसे ही मैंने राहुल गांधी से पूछा कि सर आप उन पुलिस कर्मियों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे जो घायल हुए, तो उन्होंने कहा भैया बीजेपी से हो क्या? तो मैंने कहा नहीं सर मैं बीजेपी से नहीं हूं। और ये क्या तरीका है कि हर बार आप बोल देते हैं बीजेपी से हो, बीजेपी से हो, ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं होता। ये प्रॉब्लम क्या है ना मैम, कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी और दल के नेता हो, उनको कोई प्रश्न अच्छा नहीं लगता तो वो विपक्षी पार्टी का नाम ले देते हैं कि क्या तुम उनकी तरफ से आए हुए लोग हैं। तो हम आज बता देना चाहते हैं हम किसी पार्टी से नहीं, हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ प्रश्न पूछना है, जो आज मैंने राहुल गांधी से पूछा। कई बार तो नेता लोग ये भी पूछ लेते हैं नाम क्या है तुम्हारा, आगे क्या लगाते हो, फिर बोलते अच्छा ये हो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो तो ये भी फैशन में है। अखिलेश यादव ने पूछा किया। हाँ कब कहाँ किया ये? अरे बहुत बार किया, एक बार किया हो तो बताएं। बताइए। सर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द यहाँ होता है। हर जगह रोम रोम दुखता है जब लोग पूछते हैं नाम क्या है, आगे क्या लगाते हो, अच्छा इस जात के हो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे एक नेता तो ये बोल रहे कि बोला उन्होंने, मेरे एक सहयोगी गए थे, हम लोग गए थे इंटरव्यू करने, ये दाढ़ी कटवा के आना अगली बार से। अच्छा भाई ये क्या दाढ़ी रख ली हो ऐसा वक्त, क्या मतलब है ये? हाँ हम समझ गए कौन नेता बोला है, तुम्हारे एक्सेंट से पता चल जा रहा है।
क्या भाई राहुल? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये पीयूष ने कहा कि सवाल अगर आप पूछें तो आप पे लेबल लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कवर करेंगे तो और आप मुश्किल सवाल पूछेंगे तो ऐसा ही होगा। मुझे याद है, मैंने भी एक सवाल पूछा था एक नेता से कांग्रेस के। अब वो कांग्रेस में नहीं है, अब वो चले गए हैं बीजेपी के अंदर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये तो स्पॉन्सर्ड सवाल है, ये किसी ने आपको देकर भेजा है। तो ये ऐसा अमूमन तौर पर होता रहता है। लेकिन पीयूष, मुझे लगता है कि आई थिंक आपने क्लैरिफाई कर दिया होगा, उनकी जो मन में दुविधा थी वो दूर निकाल दिया ना, बता दिया उनको। उनको बोल दिया, क्या बोला तुमने? पूरा कंफ्यूजन उनका दूर कर मेरा दिया। जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको बोल दिया सर ये क्या मतलब है बार बार बीजेपी बीजेपी बोलते रहते हैं। इसी में ना एक, लेकिन जैसे पीयूष ने सवाल पूछा ना, उसमें एक सवाल मैंने भी पूछा अभी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टोन में आप पूछोगे ना और जिस जगह पे पूछोगे, इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोटेस्ट तो पूरे हफ्ते चली, पिछले पूरे हफ्ते। राहुल गांधी 2 दिन पहले आए, जल्दी आ गए थे तो अंदर चले गए थे। फिर केसी वेणुगोपाल ने उनको बोला कि बाहर प्रोटेस्ट हो रही है, प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेनी थी। ये उतर के आए मकर द्वार से, हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में। रैंप है ना, एक हर सीढ़ी के पास एक रैंप है। प्रोटेस्ट के बाद इनका फोन बजा राहुल गांधी जी का, ये साइड में आके रैंप के पास बात करने लगे। हम बैरिकेड पे ही खड़े थे। मुझे लगा यार क्या पता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सवाल पूछ लो जवाब मिल जाएगा। ये जब बात करके आए तो मैंने पूछा, मिस्टर गांधी आर यू ऑल राइट आफ्टर व्हाट द पुलिस डिड टू यू? तो पहले ऐसे सन हो गए, ऐसे 10 सेकंड मुझे देखने लगे। फिर बोलते हैं आई एम ऑलवेज ऑल राइट। ऐसे करके थम्स अप करके भेजा। मैंने भी बोला ओके सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस माहौल में या जिस तरीके से पूछे, कई बार नेता उसके हिसाब से भी अपना अपना जवाब देते हैं। ऐश्वर्या, इसमें मुझे लगता है कि सवालों की श्रेणी होती है। आपने जो आम सवाल पूछा उसकी श्रेणी है खासुल खास। खासुल खास आम की एक ब्रीड होती है। मतलब आपने पूछ लिया क्या खास है, आप कितने खास मीठे है। मीठे सवाल जिसको सवाल बोलते में हैं। खासियत है। गपा गप जिसको हालांकि खा आप ले, तो मीठे हलो मीठे हाई कर सवाल। रहे थे। हाँ, और जैसे आप पूछ लीजिए लंगड़ा वाला सवाल, लंगड़ा वाला जो नेता को सनसना दे, लंगड़ा ही बना दे। मतलब कि बिल्कुल पेचीदा सवाल आपने डाल दिया तो वो लंगड़ा हो गया। चौसा हो गया जो कि जिसपे वो सिक्सर गेंद स्टेडियम के बाहर डाल दे। गुदगुदा, हाँ, गुदगुदा कोई आम ही नहीं होता है। गुदगुदा भी तो होता है। भाई वो आम गुदगुदा की फार्मिंग कौन आम करती होता है। यार? मतलब आम की श्रेणियां ही खराब कर दो तुम। और जो तुम सवाल पूछे थे नस्लें ऐसे ही बिगड़ती हैं। वही तो बताइए। जब मैं आम लेने जाता हूँ पूछता हूँ भैया गुदगुदा आम है, वो बहुत बताता है हाँ भैया यहाँ है। गुदगुदा मतलब चूसू, ये बोला है। चूसू आम होते हैं छोटे वाले। और संजय जी, कुछ आम ऐसे होता है, कुछ सवाल ऐसा होता है, उसका नाम होता है गुलाब खास। आहा। यानी कि आप कुछ सवाल ही नहीं पूछते, सिर्फ गुलाब की तरफ मुस्कुराते रहते उस नेता के सामने। जैसा कि पीयूष की भी एक तस्वीर आई थी, जिनसे उनको सवाल पूछना था, उनसे 24 घंटे पहले वो सवाल नहीं पूछे। राहुल गांधी से ये लपक के सवाल पूछने लगे 24 घंटे पहले। इनकी भी एक तस्वीर आई थी, तो ये सवाल पूछ सकते थे ना मंत्री जी से। ये वीडियो की बात कर रही है, अमित शाह मकर जी पे से। हमारा वाला वीडियो हम उतर नहीं आपका रहे एक थे। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप उतर रहे थे। गृह मंत्री साहब के साथ जा रहे हैं और चल रहे हैं। वो वीडियो हम नहीं कह रहे हैं, ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं कि ये देखिए इसमें तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सवाल था। देखिए सवाल तो था। उनको सवाल, उनसे सवाल नहीं बनता। वो सवाल सिर्फ मुस्कुराहट वाला सवाल था। वो था गुलाब खास। गुलाब खास, वही। ये भी मुस्कुरा दिया और वो भी मुस्कुरा ये भी दिया। मुस्कुरा दिए, हम भी मुस्कुरा दिए। और राहुल गांधी से लपक के सवाल पूछ ले तो राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी दंदनाते रहते हैं। हालांकि फिर मैं कहती हूँ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस किसी भी पॉलिटिशियन को को पसंद नहीं है। हाँ। तो ये चाहे वो राहुल गांधी को खास तौर से उनको। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस में, राहुल अवेयर है, कांग्रेस में भी बड़े खासुल खास सवाल चल रहे हैं आजकल कि किसी तरह से उनकी पीसी में खासुल खास सवाल पूछ लीजिए। ये बताइए मौसमी कि राहुल गांधी जी अब एक नई रट बोल सकते हैं उसको, कि रट लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। किस एक्सटेंड तक कांग्रेस पार्टी जाएगी इस्तीफा मांगने के लिए? देखिए, यही बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से बोली तो उन्होंने एक लाइन ऐड करी थी कि टुडे और टुमारो ही हैज टू गो, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, यानी कि एक डेफिनेटिव आंसर नहीं था उनके पास। और उसके दूसरे दिन राहुल गांधी संसद में नहीं आते, यानी कि थर्सडे को वो संसद में नहीं आए।
थर्सडे को पूरे दिन जब उनको आके वहां 11 बजे खड़ा होना था लोकसभा में, बोलना था आई डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट देयर एंड चंदा चोरी पर प्रोटेस्ट हुआ. दैट मीन्स डिड यू क्रॉस द रेड लाइन? डिड यू एक्सीड द ब्रीफ? कि आपने एक्सीड योर ओन ब्रीफ, आपने इस्तीफा मांगा. क्या अखिलेश यादव पेज पे हैं उसके? कल और आज में आप देखिए खरगे साहब ने भी बोला कि अमित शाह जवाब दे और इस्तीफा दे. अरे जवाब भी दे और इस्तीफा भी दे, तो आप बिना सुनवाई के इस्तीफा मांग रहे हैं. और आपने बोल दिया है फ्लोर ऑफ द हाउस में अमित शाह ऑथराइज द शूटिंग. जीडी में लिखा है डीसीपी ने शूटिंग ऑथराइज की. कोई डीएम होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, उससे शूटिंग मींस पैलेट गन्स. तो डीएम मैजिस्ट्रेट से जिला में अगर होता है तो करते हैं. थोड़ी यही बात कह रही है ना सरकार, यही कह रही. तो राहुल गांधी क्या उत्तेजना में बोल गए कि उन्होंने ऑथराइज किया है? और फिर जब हमने वो सवाल पूछा, इसीलिए वो सवाल जरूरी था, तो राहुल गांधी ने बोल दिया ही मस्ट गो टुडे और टुमारो. तो फिर उसके बाद आप क्लियर कट मांगिए ना आंसर संसद में. अब आप फिर वो चंदा चोरी डब्बा वहां खड़े हैं, अब आप कह रहे हैं अमित शाह कहाँ गायब है, और वहां पे चंदा चोरी पे आप चंदा डाल रहे हैं. तो पूरा कंफ्यूज्ड मैसेजिंग हो गई है. और एक बात और बड़ी आपको बता दूं, तमाम सांसदों को कांग्रेस और सपा के ये लगता है कि ये जो मसला है लाठीचार्ज का, छात्रों का, ये वोट में तब्दील नहीं होगा. ये मसला बेहद गंभीर है, लेकिन चुनावों में इसका असर नहीं कन्वर्ट होगा. ये एक लगातार संशय बनता जा. आपको पता है सबसे ज्यादा ये पूरे प्रकरण से कौन सी पार्टी खुश है? कांग्रेस नहीं है, कौन सी? उससे भी ज्यादा आम आदमी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी. अब पूछिए कैसे? कैसे? बता. क्योंकि पिछले 26 सालों से उनका ये कहना है, या 25 सालों से ये एक फैलाया गया कि 1992 में जो फायरिंग हुई थी कार सेवकों पे, वो उस टाइम के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने करवाई थी. 90 में जो हुई थी, वो मुलायम सिंह यादव ने करवाई थी. अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब आपके ऊपर आई तो आप ये बोल रहे हैं कि एसडीएम ने चलवाई. अब आप बोल रहे हैं डीएम ने चलवाई. 25 साल से आप ये कहानी गाते रहे कि मुलायम सिंह यादव ने चलवाई. तो सबसे ज्यादा अगर कोई, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया हुआ है इसको लेकर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई, क्योंकि अब खुद सरकार ये एडमिट कर रही है ना कि कोई मंत्री नहीं देता कौन है? डीएम एसडीएम. लेकिन तब से आप क्या बोलते रहे कि मुलायम सिंह यादव ने चलवा दी, मुलायम सिंह यादव ने चलवा दी. लेकिन उसमें ये है मुलायम कि सिंह यादव ने on record बोला है. मुलायम सिंह यादव ने बोला था हमने इंतजाम ऐसे किए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता. सही बात. बस वो चीज तो आज तक लोग उस एक वाक्य को कोट करते हैं, और वो इसीलिए उनके ऊपर सारी बात. उन्होंने तो बाद में ये भी कहा कि अगर मुझे परिंदा पर मार गया और और परिंदा गोली भी चला गया, उन्होंने और बाद मार में- भी गया लोगों को. नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर मुझे और क्या कहते हैं लोगों की जान जाती तो भी मैं रक्षा करता, ऐसा भी उनका एक बयान है. लेकिन टेक्निकली अब जो सामने आ रहा है कि भाई ऑर्डर कोई नहीं देता मुख्यमंत्री. ऑर्डर उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, अब मुख्यमंत्री ये थोड़ी बोल रहा है जाके गोली मार दो. मुख्यमंत्री फ्री हैंड तो देता है. हाँ, जब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो अल्टीमेट जो बक स्टॉप है वो होता है डीएम एसडीएम के पास. तो समाजवादी पार्टी तो बहुत खुश है कि भाई अब कम से कम लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर गोली चलवाने का आदेश कौन. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा. अच्छा है, खुश रहे. मुझे लगता है ये एक रिडेम्पशन पॉइंट जरूर समाजवादी पार्टी के लिए बना है, ये सोच के कि भाई जो हम पे इतने सालों तक जो एक लांछन लगाया गया वो कहीं ना कहीं धुलता हुआ नजर आ रहा है. रूल बुक के अगर आप अकॉर्डिंग जाएंगे तो एसडीएम जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं. और पैलेट की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं. जब आप पैलेट बोलते हैं आपको ऐसा लग रहा है वो जो छर्रे वाली गन है उसकी आप बात कर रहे हैं. पैलेट अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है. आप ये जाके चेक करिए कि एग्जैक्टली पैलेट यूज कौन सा हुआ, कहाँ हुआ. आप जो एक वाइट वॉश कर रहे हैं, जो उनका कहना है गवर्नमेंट का, सर ये तो सुप्रीम कोर्ट आ गया. इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऐसे पैलेट गन के इस्तेमाल पे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं. जहां जरूरत होगी फिर तो वहां भी नहीं चला सकेंगे हम. उन्होंने कहा कि इसकी एसओपी है कि किस परिस्थिति में कब पैलेट गन का, कौन कौन सी गन का कैसे कैसे इस्तेमाल होना है. तो इस पर फिर याचिकाकर्ताओं ने कहा जी हमारे पास, हमें तो कैसे पता चलेगा, पब्लिक डोमेन में तो है नहीं. तो इसलिए आप सरकार से ही पूछो, सरकार बताएगी. क्योंकि इस मामले में जब ये सब कुछ हो गया तो यशोवर्धन आजाद
जो मुख्य सूचना आयुक्त भी थे पहले। कीर्ति आजाद के भैया। हाँ, हाँ, कीर्ति तो आजाद यशोवर्धन आजाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसके अलावा 2 और जो लोग घायल हुए स्टूडेंट, उनमें इरशाद मंसूरी हैं और एक और हैं, उन दोनों ने, प्रशांत कुमार सिंह, तो इन लोगों ने याचिका लगाई थी और इन्होंने बोला था कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। उससे पहले सारा चल रहा था कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रशासन ने फिर जब ये बताएगा कि जो जनरल डायरी है उसके अंदर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हमें वो SOP दिखाइए, किस परिस्थिति में आप पैलेट गन, किस परिस्थिति में गोलियां चलती हैं, किस में आंसू गैस के गोले चलते हैं, क्या होता है जिस समय आपको ये करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये अगली सुनवाई पे वो लेकर आएंगे, तो इसमें फजीहत तो होनी है। किसकी फजीहत किसकी होगी? प्रशासन की। अच्छा, शासन की नहीं, प्रशासन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर कैसे आपने बच्चों के ऊपर पैलेट गन भी चलाने का ऑर्डर दिया? क्या परिस्थितियां वैसी थी? क्या वो हिंसक इतने हो गए थे कि पुलिस वालों को मार देते? तो ये क्या बचाव करते हैं अपना, वो देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि कोर्ट में कटघरे में सरकार हो सकती है ऐश्वर्या, लेकिन देखिए अभी आप जो पोस्टर बैनर देख रहे हैं और मकर पे क्या चोरियां हुई वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पोस्टर जो विपक्ष का है वो कह रहा है अमित शाह कहाँ गायब है। ये अप्रत्याशित है। मैंने मतलब इतने सेशंस कवर किए हैं, ये दूसरा हफ्ता है कि लोकसभा में मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नजर नहीं आए। फिर तो मुझे लगता है कि आपको ढंग से देखने की जरूरत भी है। संसद के अंदर आप, मैं रोज देख रहा हूँ प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं और गृह मंत्री भी आ रहे हैं। हमने संसद के अंदर बोला, आपने कहा अप्रत्याशित है कि आपको नहीं दिखे, और ये हमने संसद के अंदर बोला, संसद के अंदर ही तो थे, संसद परिसर बोला मैंने, परिसर संसद के अंदर ही तो थे। आप वही कर रहे हैं जो ट्रोलर्स ने मेरी आधा सवाल को काट के। मैं आपको पूरी बात बता देना चाहता हूँ। मैं आपकी पूरी बात ज्ञान के बताइए। चक्षुओं को खोल देना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, पूरी बात बताइए, तो फिर हम अपनी बात बताएंगे। जरूरी है, तो आप सुनिए क्या हुआ। सर, संसद के अंदर प्रधानमंत्री भी थे, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, सभी दर्शकों राहुल के लिए, गौतम के लिए भी बोल राहुल गौतम के लिए भी है और राहुल गांधी के लिए भी है, जो वो ये बोलते हैं आप बीजेपी से हैं क्या। तो सबके लिए ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय संसद भवन के अंदर रहे, चर्चा जब हुई तो वो वहां पर मौजूद रहे। और अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से भी है, जो अभी चर्चा हुई है वो चर्चा किस बिल पे हुई है? नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट तो बताओ ना। वही मैं आ रहा हूँ आपका पहले आप प्रधानमंत्री, अगर मैं गलत हूं तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के प्रेजेंस के बारे में बताइए ना। दोनों लोग दोनों ही संसद भवन के अंदर थे। तो मेरा ही आपसे ये प्रश्न ये है कि हम लोगों ने अब जो सांसदों ने जो चर्चा की है अभी संसद भवन पे, चर्चा कौन से बिल पे हुई है? एंटी पेपर लीक जो बिल है उसको लेकर हुई है, उसको लेकर हुई है। जब इस पर चर्चा हो रही है, सारे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें गृह मंत्री के जवाब देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं, क्योंकि उनसे वो मैटर रिलेटेड ही नहीं है। हाँ, ये राजनीति हो सकती है, लेट मी कंप्लीट, ये राजनीति हो सकती है कि विपक्ष ये बार बार बोले कि हाँ गृह मंत्री अमित शाह आए जवाब दें। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरफ से कही जा रही बातें वो मांग कर रहे हैं। इस चर्चा के अंदर उनके बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना उनका कुछ सब्जेक्ट से मैटर रिलेट करता है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से कौन था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर समय वहां पर बैठे रहे। गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर जहां उनका रूम है वो वहां पर हमेशा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पे उनका रूम है वो वहां पर मौजूद rहे, और लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। तो ये बात कह देना कि संसद भवन के अंदर ना गृह मंत्री है ना प्रधानमंत्री है, ये सिरे से गलत बात है, एकदम झूठ है। थैंक यू पीयूष, आपने ही अपने जवाब में मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया कि वो अपने रूम में, संसद भवन परिसर में, अपने रूम में मौजूद है। हर चर्चा में, हर बिल के जो डिस्कशन होता है उसमें थैंक यू, मैं आपके जो सरकास्टिक थैंक यू है उसका भी जवाब नहीं वो अंदर से जो इसके फीलिंग अच्छा अंदर से फीलिंग अपना पूरा गूगल दो। तो क्या हर बिल पर जब चर्चा होती है तो आपको हमेशा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हुए नजर आते हैं? आप खुद बताइए। नहीं, मुझे नहीं। तो जब जरूरत होगी बोलने की और जब जरूरत होगी वहां पे प्रेजेंस की, तब वहां पर वो दोनों रहेंगे ना। जब इस बिल पर चर्चा में उनका कुछ बोलने का है ही नहीं तो वो क्यों रहेंगे? वोटिंग के समय तो आ गए थे। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे लगता है, और मैं इस पे ऐश्वर्या से भी पर्सपेक्टिव चाहूंगी, कि मुझे लगता है ये अप्रत्याशित है कि लोकसभा के फ्लोर पर 2 हफ्ते हो गए, ना ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोकसभा के भीतर
नजर आए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या यही कारण है कि बिल उनसे रिलेटेड नहीं है? क्योंकि और लगातार उनकी मांग हो रही है, गृह मंत्री की खास तौर से विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए। तो क्या ये पर्पसली है या उनसे रिलेटेड नहीं है मैटर इसलिए? मेरी एक बीजेपी नेता से बात हुई, बहुत सीनियर नेता है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो मांग हो रही है, तो उन्होंने बोला कि अगर हम ऐश्वर्या विपक्ष में होते ना तो हम भी यही मांग करते। तो विपक्ष गलत उस सेंस में नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक्स है भाई, जो हम मकर द्वार पे रोज देख रहे हैं। दान पात्र आ रहा है, आज तो पूरी एक स्किट हुई थी जिसमें पप्पू यादव दिखे थे, सब हुआ। तो उन्होंने कहा विपक्ष का तो काम है सवाल पूछना, लेकिन टेक्निकली कन्वेंशन, यस कन्वेंशन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि कभी गृह मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कन्वेंशन ही इसको डिक्टेट करता है, कोई रूल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, FCRA आएगा अगले हफ्ते, आपको गृह मंत्री लोकसभा के अंदर दिखेंगे। संसद में है, पीयूष ने एकदम सही बोला, रोज आ रहे हैं, डे 1 से लेके लास्ट तक, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे। गृह मंत्री अमित शाह भी सारे टाइम यहाँ बैठ रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी। पार्लियामेंट आ रहे हैं, वो लोकसभा के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस समय वहां जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि सिर्फ विपक्ष कह रहा है इसलिए आप चले जाए, ये उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है। जब जरूरत होगी FCRA में आपको नजर आएंगे। तो मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम उतने प्रेशर में नहीं हैं जितना प्रेशर मैं तो मेरा एक डिफरेंट टेक है जो अभी मौजपी जी ने कहा। जब प्रधानमंत्री, चलो छोड़िए, तुम जी मत लगाओ यार, मौसमी बोल रहे हो। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मेरा एक डिफरेंट टेक है। मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, जो आपने कहा कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जाहिर है नहीं भी आए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है कि एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, ठीक है, और सरकार बैकफुट पर है, और वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर्स ऑफ फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस अमित शाह जो है वो अच्छा बोलते हैं, ये तो मानोगे? सबसे अच्छा बोलते हैं। अच्छा रिसर्च कर कर आते हैं। सारा विपक्ष ये मानता है कि वो अच्छा रिसर्च कर कर आते हैं, उनका फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जब सरकार के सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे बेस्ट स्पीकर जो हैं उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन आपका जो सबसे धुआंधार बल्लेबाज है वो अभी तक पिच पे नहीं आया। ये मेरा ये टेक है कि भाई वो अगर आए, अगर बोले, तो जाहिर है ये जो पूरी सिचुएशन है उसको डिफ्यूज वो कर सकते हैं, उनमें वो कुव्वत है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि उनके नहीं आने से, क्योंकि लगातार, क्योंकि आप देखिए विपक्ष जो है वो ये जानता नहीं, कम से कम मानता तो है ही कि सरकार बैकफुट पर है। इतना एक्टिव आपने कांग्रेस पार्टी को, मैं तो खुद आलोचना करते थे हम तो कांग्रेस पार्टी की, भाई कांग्रेस पार्टी नहीं दिखती, सड़क पे कुछ शुरू करती है बड़े गाजे बाजे के साथ में छोड़ देती है, लेकिन इस वाले मामले पर वो लगातार चढ़े हुए हैं। और ना सिर्फ वो खुद लीड कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी लाकर खड़ा किया हुआ है साथ के अंदर, जब कानूनी तौर पे होता नहीं है। तो जब सबसे बढ़िया बल्लेबाज है आपका, वो क्यों नहीं आ रहा मैदान के अंदर? सबका अपना पर्सपेक्टिव। मैंने भी कहा मेरा पर्सपेक्टिव है। पीयूष ने ये आंसर कर दिया। इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो सारी फसाद शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। जो कॉकरोच वर्ड आया ना संजय जी, आपने नहीं शुरू, जनक तो आप ही हैं। जनक तो आप ही हैं। एक दिन हम लोगों ने उनसे, चीफ जस्टिस से पूछा भी था ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा बैठे कहाँ थे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन बिल्डिंग में, वहाँ एक कार्यक्रम था, और यूनाइटेड नेशंस का वो बिजनेस जो रूल हैं, लॉज हैं, उनको लेकर, ट्रेड लॉज, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पे अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले ही उनका कहने का मतलब ये था पहले इतना रायता फैल चुका है, क्यों मेरे से बुलवा रहे हो अब इसमें। तो उन्होंने उस पर बोलने से परहेज किया। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आपके यहाँ एक याचिका आई और उससे बड़ी चर्चा है, जिसमें आपने बोला कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप, हमारा टाइम नहीं, हमारे से ज़्यादा आपका टाइम महत्वपूर्ण है, वो खराब होगा। तो उन्होंने फिर ये बताया कि एक वकील हैं जो आमतौर से आजकल देखा गया उसमें, कभी तो वो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के नाम से याचिका दाखिल करते हैं, और आजकल देखा गया कि वो चिट्ठी लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। अच्छा, और वो कहते हैं कि इसको एकदम पूरा फॉर्मेट वही रहता है याचिका वाला, जिसमें ग्राउंड्स रहते हैं, बैकग्राउंड रहता है, ग्राउंड्स रहते हैं, प्रेयर रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें वो ऊपर चीफ जस्टिस के नाम चिट्ठी रहती है, और वो चिट्ठी लिख के भेज देते हैं। उन्होंने वो चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी चीफ जस्टिस को बाद में मिलती है, मीडिया को पहले मिल जाती है। तो पहले मीडिया को भेजते हैं, फिर चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अगले दिन वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा माय लॉर्डशिप, हमने वो आपको चिट्ठी लिखी है, उसको पत्र याचिका के रूप में किया जाए और उस पर शीघ्र सुनवाई की जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जब
सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी तक हमारे पास कोई याचिका ही नहीं पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको वीडियो भी, हम उसमें संलग्न है, आप वीडियो देखिए, हम आपको वीडियो। उन्होंने कहा जब पिटीशन ही नहीं है तो वीडियो क्या देखें हम, इससे आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी खराब होगा। फिर चीफ जस्टिस से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, जब कोई पिटीशन ही नहीं है, हियरिंग में चिट्ठी पे करूं, ऐसे तो चिट्ठियों की बाढ़ आ जाएगी, फिर लोग कहेंगे उनकी चिट्ठी सुनी तो हमारी भी करो। ये तो एक समय जब ऐसा हुआ था, जब चीफ जस्टिस भगवती साहब थे, उनको जेल से किसी कैदी ने चिट्ठी लिखी कि तिहाड़ जेल में हालत बहुत खराब है, कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कैदी तो वहां से न वकील से मिल सकता है, ना वो वकालतनामा साइन कर सकता है। तो उन्होंने उस चिट्ठी को एज अ PIL ट्रीट किया। अच्छा, वहां से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी को उन्होंने कहा ये PIL है और हम इस पर सुनवाई करेंगे। उन्होंने सरकार को एकदम सही बखिया उधेड़ी और वहां से PIL शुरू हुआ। अब लोग क्या करते हैं कि सबसे शॉर्टकट यही है। कई बार आप लोगों के पास भी आते होंगे कि जी आज तक से बोल रहे हैं आप, हमारा ये कूड़ा साफ नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, आप आके कर दो। तो लोगों को लगता है सबसे शॉर्टकट यही है। जूता ऐसा अकेला हथियार है जो अचूक है, उसका निशाना कभी खराब नहीं जाता है। लोग किसी को तीखी बात भी कह दे, बोले मैंने तो जूते मार दिए उसको। अरे सर ये तो अचूक बचपन से ही है, अचूक है। सबसे पहले जूता निशाना चाहे किसका वो पड़ता जूता है? लगे चाहे या नहीं ना लगे, लगे। लोग कहते हैं फलाने पे जूता मार दिया, सर सब चिदम्बरम के ऊपर जूता मार दिया। सर साथ में तो ये जो उपाय है ना, मीडिया को फोन करके बोलना कि आप आके देख लो, आप ही बोलते हो कोई भी परेशानी हो हमें बताएं, तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब उनको कैसे समझाएं? सर साथ में इसके जूते के अलावा एक और अचूक हथियार है, माँ की चप्पल। वो दूर माँ से का आता है। चमटा, तो चमटे पड़ते थे हम लोग को। तो चीफ बाप की जस्टिस बेल्ट का ने जाएगी। फिर ये बताया, फिर चीफ जस्टिस ने बताया कि अभी फिलहाल जो, लेकिन ये चर्चा बहुत सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी है, सारे वकील ये कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई श्रेय है इस पूरे आंदोलन का ये तो CGI साहब को मिलना चाहिए। हाँ। क्योंकि इन्होंने वो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये ऐसा उड़ा कॉकरोच, आज भी देखो तो सब जगह मुझे तो जानना है कि उनके क्या विचार है एथनॉल पे। कुछ लोगों ने ये जरा भी मेथनॉल की बारी है वैसे। कुछ लोगों ने ये पार्लियामेंट में उठने वाला है। कुछ लोगों ने ये भी मीम बनाया है कि चीफ जस्टिस साहब आप ये एथनॉल E20 वाला भी मामला सुन लो और E20 में आंदोलन करने वालों को दीमक बता दो, तो CJP के साथ साथ एक DJP भी आ जाएगी, दीमक जनता पार्टी। आपके इसी वाह रे सभी जी, बहुत हंसाया आपने। ये पॉडकास्ट है ऐश्वर्या हंसी कॉकरोच के बाद डीजे। हाँ, दीमक बता दो उनको कि ये दीमक की तरह है। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं सब चले आएंगे, हम भी जुड़ जाएंगे दीमक जनता पार्टी। तो एक आजकल वो AI लैंग्वेज ना, एक मैं ऐसी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, एक इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू में जो है जाके पूछा भैया चलो ठीक है आपको, आप पूरे क्वालिफाइड हो लेकिन आप में ऐसी क्या स्पेशल स्किल है? तो बोलते मेरे को AI लैंग्वेज आती है। तो क्या मैं दीमक हूँ रे, मैं ये कर दूंगा रे, मैं कॉकरोच हूँ रे, मैं धरना दे दूंगा रे। तो AI लैंग्वेज है ना ये। इसी AI लैंग्वेज की बात पर हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमारी हंसी तो ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक्स टू संजय जी। लाफ्टर ब्रेक ले लेते हैं। लाफ्टर ब्रेक हम लोग ले लेते हैं। मौसमी जी अपनी कॉफी खत्म कर लेंगी इतनी देर में, आप लोग भी छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बताएंगे संसद के अंदर क्या चल रहा है और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी भी अंदर की बहुत सी खबरें हम लेके आए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगर तुम एस्पिरेंट्स के बहुत सारे सीन्स को देखोगे तो मेरा फेस इस तरीके से शूट किया गया है, फ्रंटल नहीं किया। ये एंगल है क्योंकि ये आँख पूरी सूज रखी है, इतना बड़ा स्टाई हो रखा है वहाँ पर। गैंग्स एक एरा है, गैंग्स के पहले का सिनेमा और गैंग्स के बाद का सिनेमा। गैंग्स ने इतने सारे लड़कों को पावर दी ना कि तुम भी आ सकते, तुम हीरो बन सकते हो भाई। एक बार हुआ थे बिग बॉस, मना क्यों किया? नहीं यार, वहां नहीं जाना है, सब सारे पत्ते खुल जाएगा। वो जिंदगी में देख लेते हैं आप। वो जो पॉडकास्ट से पहले का कॉन्वर्सेशन था। बमन ईरानी, हाँ याद है। ईरानी बम्बई में रहने वाला बम्बई आदमी में रहने वाले लोग। जो कभी वहां से बाहर नहीं निकला है, वो इंसान, वो पंजाबी प्रॉपर्टी डीलर प्ले कर रहा है। बिल्कुल क्या लगता है। कर रहा है भाई? ओह ओए लकी ओए, क्या दिल्ली। फिल्म है, कितना दिल्ली नजर आती है आपको। बहुत क्या लेगा
बाइक चाहिए, कौन सा वाला रेड, कौन सा कलर लेगा? कौन सा लाल, लिपस्टिक वाला लाल या तेरा थप्पड़ पड़ेगा तो जरा लाल होगा। ओ भाई वो क्या फिल्म है यार। सब कुछ उसमें। मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पागल हो गया, मुझे लगा ये क्या दुनिया है। मोदी जी कह रहे सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर में क्या होता है? एल्कोहल होता है। एल्कोहल होता है नहीं होता है? तो अगर एल्कोहल हाथ के कीड़े मार सकते हैं, अंदर कीड़े मार सकता है। और ज्यादा मत करो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। तो ये तो कह रहा है कि राहुल गांधी को झटकाया इसने। झड़काया? हाँ। ये क्या बात होती है? बीजेपी का कैसे कह सकते हैं? कुछ भी मैंने सीधा सीधा बोला था। हाँ, क्या? आप कैसे बोल सकते हैं बीजेपी वाला? ये इतनी जोर से आवाज तो नहीं आई थी पीयूष। ये पता है कैसे कैसे बोल रहा वीडियो था? पे तो होगा। वो देखा दो गाड़ी वाले होते हैं, शीशा ऊपर रख के कुछ बोलते रहते हैं, आवाज तो जाती नहीं बाहर। राहुल गांधी ने सुना था और सुन के वो भाग गए। नहीं, राहुल गांधी 2 किलोमीटर दूर चले गए तब ये क्या बात होती है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बीजेपी का है? ये जो भागने की बात हो रही है वो भागकर हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक के बाद हम आपको अब बताएंगे कि आखिरकार संसद में हम सब ने क्या क्या देखा। इस बार बहुत कुछ देखने को मिला। पप्पू यादव जी जो थे वो भगवा पहन के बैठे हुए थे। फिर ऐसा लगा कि बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कुछ सांसद उनकी मार पिटाई करेंगे, जो थोड़ी बहुत हुई भी। फिर देखा उनको वापस भागते हुए हम लोगों ने मकर द्वार से। और इन सब के बीच जो एक इंटरेस्टिंग विजुअल था मौसमी, वो था कि सारा विपक्ष खड़ा है, क्योंकि अब मुझे लगता है इनका मुद्दा चेंज हो गया। विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं। पहले मुद्दा था नीट, अब मुद्दा हो गया है राम मंदिर, जो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में शायद एथनॉल हो जाएगा। डिम्पल यादव जो है वो लेके आई थी एक माला, क्योंकि ये पूरी स्किट की तैयारी थी। वो आई, अपनी गाड़ी से उतरी, वो गई प्रियंका गांधी के पास खड़ी हुई। तो वो प्रियंका गांधी यहाँ खड़ी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ खड़े हैं, उनके बीच में गई। उन्होंने प्रियंका गांधी को बोला कि मैं माला लाई हूँ। माला उन्होंने अपने बैग में से निकाली, वो गई। तो बेसिकली दान पात्र, समाजवादी पार्टी पिछले 3 दिनों से 6-7 दान पात्र लेके आ रही है। तो डिम्पल यादव जो है वो माला लेके आई थी, समाजवादी पार्टी वाले दान पात्र लेके आ रहे हैं। जब भी बीजेपी एमपीज को मकर द्वार पे मिलते हैं उन्हें बोलते हैं कि आपको ये चाहिए, आप लोग चोरी कर चुके हैं, इसको भी ले जाइए। तो हमने देखा कि कैसे डिम्पल यादव माला लाई, दान पात्र पे माला रखी, पप्पू यादव वहाँ बैठे हुए थे। पूरी एक विपक्ष की जो है एकता नजर आई इसके अंदर। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में इंटरेस्टिंग तो बता ही रही है ऐश्वर्या, हुआ क्या? पप्पू यादव आज जब भगवा पहन के आए तो था क्या पूरा ये प्ले कैसे किया इन लोगों ने? कोशिश ये थी दिखाने की कि उत्तर प्रदेश में जो भगवाधारी हैं वो चंदा चोरी करके भाग गए और हम जो समाजवादी हैं उस चंदे को बचा रहे हैं और रोक रहे हैं। हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के सांसद है आनंद भदौरिया, उन्होंने आपने देखा होगा उनको? नहीं, मैंने नहीं देखा, बताइए ना, मैं थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा डब्बा वो लोग लेके आए और उस डब्बे को अपने सर पे लेके वो घूम रहे हैं कि देखिए ये दान पात्र, और इस दान पात्र को जो है हम बचा के रखेंगे, और फिर इस जो दान पात्र अगर हम नहीं बचाएंगे तो बीजेपी और भगवाधारी जितने लोग हैं वो उसको चोरी कर लेंगे। तो एक ये कोशिश है उन लोगों की चंदा चोरी वाला जो पूरा प्रकरण है उसको उठाने की और उसको लोगों के बीच में यूपी चुनाव में भी लेके जाने की। पप्पू यादव जैसे ही वहां पहुंचे, हुआ क्या? दान पात्र को वहां रखा, पप्पू यादव गए और वो उसको उठा के लेके भागने लग गए। तो जैसे ही पप्पू यादव उनको उठा के लेके भागने लग गए, आनंद भदौरिया गए समाजवादी पार्टी के साथ, उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद, और ये इतना उन्होंने वहां पर पूरा प्ले किया, ड्रामा इनैक्ट किया। हाँ, मतलब ड्रामा वो वाला ड्रामा नहीं, प्ले वाला ड्रामा इनैक्ट किया, जिसमें कि उनके चारों तरफ भगवा एक कपड़ा था, उस भगवा कपड़े से उनका गला भी ऐसे पकड़ दिया। हाँ। कि जो चंदा चोरी करके भाग रहा है हम उसको जाने नहीं देंगे। इसी बीच में कमोशन होता रहा और फिर उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन हाँ पूरी कोशिश की दिखाने की कि चंदा चोरी के खिलाफ कैसे समाजवादी पार्टी है। और हाँ, ये मुद्दा आपको आने वाले दिनों में संसद में नजर आएगा। ये बताइए मौसमी कि हमने जो पूरा स्किट देखा, इसमें 2 पार्टियां जो कदम से कदम मिला के चलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस और समाजवादी। क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राहुल गांधी जब पीएम हाउस पहुंच गए थे उसके बाद अखिलेश जी को कॉल गया, और कुछ समाजवादी पार्टी एमपीज का कहना है कि आप देखिए कि अखिलेश यादव कितने दमदार हैं कि फ़ोन गया और तुरंत वहाँ पे राहुल गांधी के साथ जाके खड़े हुए आपको नजर आए। जो ये सीन घटा ये बहुत ही, मतलब अगर आप कोई देख रहा होगा तो हंसते हंसते, मतलब जो मकर द्वार वाला है उसमें जो चोर है वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, पूरा अपना बक्सा 2-3 बक्सा उनको लेने थे, तो सब चोर को हेल्प कर रहे हैं। मतलब यहाँ पप्पू यादव इनैक्ट कर रहे थे वो भगवा पहने हुए। उसमें इंटरेस्टिंग ये होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पीछे खड़े हुए
और सब पीछे सांसद हंसे जा रहे हैं क्योंकि सपा की एक सांसद आती है, वो उनको पप्पू यादव को पैसा देती है, पप्पू यादव सारा पैसा जो है ना दान पात्र में डालने नहीं दे रहे, खींच खींच के अपनी जेब के अंदर डाले चले जा रहे हैं। तो बोल रहे अरे आप जेब में क्यों डाल रहे हैं, अरे आप जेब में क्यों डाल रहे हैं। तब तक राहुल गांधी कहते हमें दो, उनको कोई पैसा दिया, फिर नासिर हुसैन ने अपनी जेब से पैसा निकाला, तब राहुल गांधी दान पात्र में घुसेड़े जा रहे पैसा, तब तक पप्पू यादव उनके हाथ से छीने जा रहे, अरे हमें दीजिए, और फिर रख लेते अपने जेब। प्रियंका गांधी पीछे खड़ी हुई है, हंसी चली जा रही, सारे सांसदों के पीछे चुप के ऐसे कर रही, अपना मुंह पकड़ रही, हंसी चली जा रही। डिम्पल यादव का आपने रोल बताया। एक मिनट संजय जी, मैं कंप्लीट करती हूँ। और उसमें क्या होता है कि बाद में जब पूरा नाटक खत्म हो गया, तब प्रियंका गांधी आई और पप्पू यादव के कान में बताई ऐसे ही लगे रहना है, ये सनातन के साथ जो चोरी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और देखिए जरा लग रहा है भगवान सुन रहे, हाँ, सनातन के नाम पे जो चोरी हो रही है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, आप रोज कुछ ना कुछ ऐसे करते रहिए और कीप इट अप। उनको बकअप किया पप्पू यादव को। तो ये पूरा जो है पैसे खूब डाले, पता नहीं वो पैसा कहाँ चला गया जो नहीं, वो जितना पैसा इकट्ठा किया है, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के एक सांसद से कि आप लोग ये जो पैसा सभी सांसदों से इकट्ठा कर रहे हैं दान पात्र में, इसका क्या होगा। तो उनका ये कहना है कि सारा पैसा जो दान पात्र में इकट्ठा हो रहा है वो अयोध्या जाएगा, राम मंदिर में जो एक्चुअल दान पात्र है उसमें डालेंगे। अच्छा, ये तो राहुल गांधी असली पैसा दिए, असली पैसा दे रहे हैं, और नासिर हुसैन निकाल के दिया उनको पैसा, फिर वो डाले। और इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि भैया बीजेपी के सांसद पाल साहब कह रहे थे ये क्या है, भगवा क्यों पहना, साधु संतों ने थोड़ी चोरी की है, ये पूरा इनके लिए पॉलिटिकली नेगेटिव जाएगा, सारे साधु संत इनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वहां पे कर्मचारियों ने चोरी की है, तो ये क्यों नाटक कर रहे हैं कि भगवा को, ये पूरा सनातन का अपमान है एक तरीके से, पॉलिटिकली बुरा जाए। वो देखो पॉलिटिकली तो हो, लेकिन जो वहां चोरी हुई है उसमें मेरा मानना है, और कोर्ट में भी ये मामला गया है, जिसमें कोर्ट में भी ये कहा गया कि जो ऊपर टॉप में बैठे हुए लोग हैं, ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग, ट्रस्टी मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जाए, लेकिन उन्होंने सारा विश्वास ही खो दिया अभी इसमें। तो कोर्ट ने भी ये कहा कि जो अभी आपने जांच, सरकार ने कमेटी बनाई है SIT, कोर्ट ने कहा इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक है, पहली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इसमें आपने सिर्फ पुलिस के अफसर भर्ती किए हैं, और भी लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जो हर तरह से इसकी जांच करें, क्योंकि मामला लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है और करोड़ों की हेराफेरी का है। तो पहले तो इन्होंने, सरकार ने बोला कि हमने इसमें IG को कर दिया है और एडिशनल SP है, SSP है, ये सारे। फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपने इतना तो कर दिया, लेकिन कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होना चाहिए। IAS IPS सारे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सब कुछ के एक्सपर्ट तो नहीं होते ना। तो इन्होंने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एक्सटर्नल फोरेंसिक ऑडिटर ये भी होना चाहिए, ताकि क्या मिला क्या नहीं मिला उसका ऑडिट करके वो देखे, उसको ज्ञान होना चाहिए फाइनेंशियल मामलों का। तो अब अगली सुनवाई में ये सामने आएगी चीजें, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है। ठीक है, भगवा के लोगों ने चोरी नहीं की, लेकिन जो लोग भगवा के नाम पे उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां बैठे हुए थे, उनको ये अधिकार किससे दिया कि अपने ड्राइवर को तुम सारी चाबियां सौंप दो और वो जो भी करता है तुम आंख बंद करके पट्टी बांध के बैठे रहो। ये जो सवाल आपका है ना, यही सवाल अखिलेश यादव भी संसद के अंदर पूछ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मकर द्वार पे समाजवादी पार्टी कंटिन्यूअसली इसी को लेके प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी मौसमी ये प्रोटेस्ट इसी पे करेंगे। अखिलेश यादव कुछ सांसदों के साथ मकर द्वार पे खड़े थे। वो मकर द्वार नहीं हो गया, जैसे धरना चौक हो गया। वहीं से सब, क्योंकि ऑपोजिशन को वो गेट पास पड़ता है लोकसभा जाने के लिए, और बाकी जो कई सारे सीनियर लीडर्स हैं वो शार्दुल से जाते हैं, मेजोरिटी मकर द्वार से जाते हैं, इसलिए हमारे पास कहानियां भी मकर द्वार की होती है। खड़े हुए थे अखिलेश यादव जी अपने MPs के साथ, तो बात कर रहे थे कि भाई ये गलत हुआ। एक बुकलेट लेके आए थे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो हमें लगा भाई कुछ ऐसा बोलेंगे कि नंबर 1 है। हमने कहा किस में नंबर 1 है? कहते हैं ये नीट के पेपर लीक और जितने पेपर लीक होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरी पैम्फलेट बना के आए थे, सबको बांटने लगे, तो हमें दिया। तो मैंने कहा अखिलेश जी शायद इसीलिए यूपी में सरकार की बदलाव की बात आप लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ आप लोगों का वोट मिल जाएगा तो सरकार बदल जाएगी। हमने कहा ठीक है अखिलेश जी। तो
इन लोगों को ऐसा लग रहा है अखिलेश से बहस जिंदगी तहस नहस, अखिलेश से बहस जिंदगी तहस क्योंकि नहस। उनकी हाजिर जवाबी जो है वो बहुत अच्छी है। आप तमाम लोग उनके देखिए, पीयूष का तो एक फर्स्ट हैंड एक वीडियो मैंने डाला भी है। नहीं मैं बताता हूँ। तो ये था और इसने पूछा सवाल अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी ने कहा नहीं आप पहले ये छोड़िए, आप पहले ये पूछिए कि बीजेपी जो है वो शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया, शिवाजी महाराज का, शिवाजी ये बीजेपी क्यों नहीं बात करती, ये सवाल आप मुझसे पूछिए। तो इन्होंने पूछा ये सवाल। तो जैसे इन्होंने सवाल पूछा फिर उन्होंने बोला ठीक है अब ये बीजेपी ही बताएगी आपको, और ऐसे कहकर फिर वो आगे बढ़ गए। कुल मिलाकर वो एक अच्छा, मुझे याद है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए कहा था कि वो मुर्दा है और मैं कफन भेजूंगा। तो वो उनकी जो लाइन ऑफ अटैक है वो काफी क्रिस्प होती है, बहुत मजाकिया तौर पर भी करते हैं और खूब वो जो जाइब्स लेते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लेकिन जो अभी चंदा चोरी को लेकर आप लोग बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस तो इसको जैसे अभी इन्होंने कहा नीट से ज्यादा बड़ा मुद्दा मानती है इसको। नीट से बड़ा मुद्दा है चंदा चोरी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, उनको ये लगता है कि ये एक्चुअल ऐसा मुद्दा है जो हमको, क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी की पिच है। ठीक है, तो अगर हम इस पे जाकर डैमेज करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। और वो लगातार आप देखिएगा लगातार आगे वाले टाइम के अंदर इसको लीड राहुल गांधी नहीं प्रियंका गांधी लीड करेंगी। इस वाले मुद्दे को प्रियंका गांधी लीड करेंगी। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने पप्पू यादव को अप्रिशिएट किया, लगातार वो कोऑर्डिनेशन आप देखिएगा। और यूपी से आप जानते हैं उनका पुराना तारुफ भी है, तो कांग्रेस पे और एग्रेसिव होगी आने वाले टाइम के अंदर। और समाजवादी पार्टी को तो लगता ही है कि भाई हमको बटेर मिल गया है और इस पे जितना ज्यादा घेर पाए उतना घेरेंगे। अखिलेश यादव आप देखिए पार्लियामेंट के थ्रू यूपी को साध रहे हैं। मुझे किसी ने बताया 2-3 एमपीज जो हैं ये लोग समाजवादी पार्टी के, तो मैंने ये बोला कि कहीं ना कहीं आपको बिकरिंग भी दिखती है। इमरान मसूद आप गए थे उनके घर, उन्होंने कुछ एक बयान दे दिया, मौसमी कभी कोई कुछ एक बयान दे देता है। मुझे एमपीज ने ये बताया कि ऊपर के जो 2 लोग हैं ना वो बहुत क्लियर हैं, यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कि उन्हें करना क्या है। उन्होंने कहा जब समय आएगा ये दोनों बात करेंगे और फिर आप देखेंगे सब चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी। तो ये आप लोगों का स्पेक्यूलेशन, हमें बोल रहे थे कि आप लोगों का स्पेक्यूलेशन 20 सीट मिलेगी, 100 सीट मिलेगी, उन्होंने कहा ये इमटेरियल है। ये जब बात ऊपर के लेवल पे होगी आप देखेंगे रास्ता एकदम क्लियर होगा। और इस समय उन लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पीछे के विकेट पर है। इन्होंने ये सारे मुद्दों को अगर साध लिया, ये लोग ग्राउंड पे आ गए, तो क्या पता इस बार उत्तर प्रदेश जीत ले। सरकार में भी ऊपर के 2 लोग क्लियर हैं, उनको क्या करना है। देखिए सपाइयों की बात करें तो सपाइयों का ऐसा है कि अखिलेश यादव अगर सड़क पर निकल पड़े उत्तर प्रदेश में, तो जो सपाई होते हैं उनके इर्द गिर्द निकलने लगते हैं बिल्कुल। तो लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली में जब अखिलेश यादव निकल पड़ेंगे तो कांग्रेस के सपोर्टर्स को भी एक्सीड कर जाएंगे सपाइयों के सपोर्टर्स। और उसका उदाहरण छत्रसाल स्टेडियम में जो गेट तोड़ दिया जब अखिलेश यादव की बस आई, तो गेट तोड़ दिया, वो सपाइयों ने तोड़ दिया। जब वो उनको डिटेन किया गया था, राहुल गांधी भी थे वहां पे, उससे पहले टूटा नहीं था। राहुल गांधी स्टेडियम के अंदर है भैया, नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, तब तक कांग्रेस ही नहीं इकट्ठा इतने हो पाए। और अखिलेश यादव का वो विजुअल आया, अखिलेश यादव की बस उतरी और गूगल लोकेशन दिया हुआ था। सपा के जो सांसद है राजीव राय, उनको गूगल लोकेशन मिला, उनको पता चला है आप डिटेन हो गए। वो आधे रास्ते में बस को रुकवा दिया अखिलेश यादव, अरे राजीव राय भी बैठेंगे। वो बस पुलिस की जो डिटेन करके सपाइयों को अखिलेश यादव को ले जा रही है, उनको रुकवाए, राजीव राय सांसद उनको बिठवाए और अब चलिए। और बकायदा ड्राइवर को डायरेक्शन बता रहे हैं, अब बाएं ले लीजिए, अब दाएं ले लीजिए, अब सीधे चलिए। अखिलेश यादव उसके बाद जो डांट पिटी है, किसको पिटी डांट? ये विजुअल देख रहे थे केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव कांग्रेस, कि भैया हमारा नेता यहाँ है और गेट तोड़ रहे हैं सपाई है क्या कांग्रेस वाले। लेकिन भैया ये कहाँ है यूथ कांग्रेस वाले। तो पता चला 20 जुलाई को जब मार्च हुआ तो यूथ कांग्रेस वाले कहाँ थे? इंदिरा भवन में थे, अपनी ऑफिस बेरर्स की मीटिंग कर रहे थे। जब सारा छात्र जो है सड़क पर है, पिटाई हो रही है, तो यूथ कांग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट और ऑफिस बेरर्स है वो इंदिरा भवन में बैठे। तब तक तो नोटिस नहीं हुए। जब राहुल गांधी
बैठ गए पीएम आवास पर, तब भी तब नहीं है आए। नहीं दिखे, गेट भी सफाई तोड़ दिए। तब पूछा गया तो कोलकाता में है मार्टर्स डे के उपलक्ष्य पर तो यू आर ईटिंग बिरयानी इन इंदिरा भवन। वो इंदिरा भवन में कैसे? जो भी ऑफिस बेरर्स का मीटिंग में बिरयानी ऑर्डर हुआ होगा, किसी ने ऐसी लताड़ लगाई। उदय भानु सीधे है, सरल है, वी डिडंट नो इट विल बिकम सो बिग सर, ये वो सर 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 करे। वेज बिरयानी थी चिकन बिरयानी? दैट आई डोंट नो यार। तुम बात है ये And how does it इसका matter? दिमाग And कहाँ how गया? does that matter? हम सोच रहे हैं क्या I ये like बिरयानी mutton से आगे biryani, नहीं बढ़ रहा है। आई लाइक मटन बिरयानी कह by the way। पूछ रहा हूँ। तो वो लताड़ लगाई और यार पीयूष को पूछ लेने दिया करो ना, उसका अंदाज है यार, अंदाजे बयां क्या करे पीयूष। बिरयानी का टेस्ट अलग होता तो है, वेज कुल होती मिला तो के कांग्रेस को लगा कि यहाँ पे यूथ कांग्रेस ने पूरी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए अब देखिए लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम लग रहे हैं। और ये लग रहा है क्योंकि वो काफी डांट उन लोग को पड़ी है कि यहाँ पे राहुल गांधी जो डिटेन हो रहे हैं, तुम लोग गेट वेट तोड़ पाड़ नहीं रहे। रिपोर्टरों जैसी स्थिति है, बड़ी खबर छूट गई है तो छोटी छोटी सारी खबरें रूटीन की डाले जा रहे जे हैं। बात जे बात चेप दो चेप मैं दो और टाइप। मौसमी, आप याद है आपको, हम आगरा गए थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए। हाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां पर भारत जोड़ो यात्रा, छोटा सा एक पोर्शन आगरा से भी निकला था, याद है? याद है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलते हैं बाइट ट्राई करने अखिलेश यादव की। तो इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने मौसमी जी ने मुझे कहा कि राहुल देखो ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश और है। ये अखिलेश यादव की रैली है, अब मत जाओ मत जाओ। ना, मैं भी नहीं जाऊंगी और आप भी मत जाओ। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे सही सलामत, आएंगे टूट फूट के, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है अखिलेश यादव की गाड़ी के आसपास, I agree। सच में बहुत ज्यादा। उनके और पता है, सपोर्टर्स कुछ इसी अलग ही में लेवल पे रहते ये हैं। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है सपाइयों के लिए भी। एक समाजवादी पार्टी के सांसद से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि होता क्या है, विधानसभा चुनाव आता है, भैया 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 होता रहता है। और जैसी चुनाव आते हैं, तारीखों का ऐलान होता है, वैसी बीजेपी खेल कर जाती है। वो भीड़ इतनी हो जाती है, जहां ले जाते वहां इतनी भीड़, और बीजेपी वहां माहौल बना देती है। देखो अभी से इतना आतंक काट रहे हैं, सरकार में आ गए तो क्या करेंगे। और अभी सपा की कोई यात्रा भी होने वाली है, जो पीयूष कह रहा है ऐश्वर्या। हाँ, सपा अपनी यात्रा निकालने वाली, शायद चंदा चोरी को लेकर ही। कोई नेता कह रहे थे कि अरे अपनी यात्रा ना निकालें तो अच्छा। हमने कहा क्यों? अरे कहते हैं जैसे ये यात्रा निकालने लगते हैं, कोई विपक्ष के नेता कह रहे थे, सपा में नहीं है, कहते जैसे अपनी यात्रा निकालने लगते हैं अखिलेश, तो सारे उनके इर्द गिर्द आगे घूमते रहते हैं। फिर बीजेपी ये नैरेटिव बनाने लगती है, देखो यादव के गुंडे आ गए, यादव के गुंडे आ गए, और मुस्लिम निकल आएगा, यादव निकल आएगा, वही सब विजुअल चलेंगे। लेकिन वो मौसमी सिर्फ यही नहीं होता कि वो आगे पीछे घूमने लगते हैं, फिर वो ऐसा एग्रेसिव प्रदर्शन करते हैं कि फिर बीजेपी को नैरेटिव सेट करने में आसानी हो जाती है कि देखो ये तो इनके बारे में एक बड़े नेता जो विपक्ष के ही हैं, उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन सब लोगों के बारे में प्रसिद्ध है कि कार्यकर्ता ही इनको सरकार में लेके आते हैं और कार्यकर्ता ही बाहर भी कर देते हैं। इस पे ना संजय जी, जो आपने आरजेडी का नाम लिया, एक छोटी कहानी बताती हूँ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो साथ दिख रही है। आप सोचिए आरजेडी में अभी हाल फिलहाल फाउंडर्स डे को लेके क्या हुआ होगा, मतलब किसी पार्टी में क्या हो सकता है फाउंडर्स डे पे। फाउंडर्स डे, हाँ, सोचिए क्या हो सकता है, बड़ा जश्न आपके दिमाग में क्या आता है? भाई झंडा आरोहण हो सकता है, केक केक आएगा। कट सकता है, केक आ सकता है, सब यही सब। नाच गाना हुआ होगा वहां पे। और आरजेडी के फाउंडर्स डे में तो लिट्टी चोखा मिलेगा, नहीं, नाच गाना भी मटन हो लिट्टी सकता है मिलेगा। वहाँ। आप सबको मिलते हैं 0 नंबर, ले क्योंकि इस बार आरजेडी का जो फाउंडर्स डे था उसकी डेट ही बदल दी गई, ले क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ से अब्रॉड जा रहे थे बर्थडे मनाने के लिए, तो आरजेडी का फाउंडर्स डे का डेट शिफ्ट कर दिया गया। जिस दिन फाउंडर्स डे था उससे 3-4 दिन पहले ही फाउंडर्स डे मना के वो नक्की हो गए। तो क्या फाउंडर्स डे, फाउंडेशन डे और उनका जन्मदिन एक ही दिन आ रहा था क्या? नहीं, हाँ, तो ये उनका था कि जन्मदिन था उनका कि जन्मदिन नहीं था, उनकी वाइफ का जन्मदिन था, अच्छा। जो बाहर मनाना तो था। वो एक ही दिन है। वो जो फाउंडर्स डे था वो एक दिन, जिस दिन था उसी टाइम उनको बाहर जाना था वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए, तो वो नहीं शिफ्ट हो सकता था, तो उन्होंने फाउंडर्स डे शिफ्ट कर लिया। और आरजेडी के 2 से 3 कार्यकर्ताओं का फोन आया। तुम्हें लगता है ये कि बता- वाइफ के जन्मदिन को टालना उसको अपनी सुरक्षा ध्यान में नहीं रखनी थी? बताओ, इतना बड़ा खतरा। पार्टी वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, घर वाले तो जान खा जाएंगे। आज आप तो लाफ्टर शो चला रहे लेकिन ये भाभी जी को दिखवा देंगे। ये आपका ये स्टेटमेंट बयान जो है भाभी जी को दिखवा दिया जाएगा।
तो ये तो जो कहानी है ये आपको बिहार की आरजेडी की मैंने बताई कि कैसे फाउंडर्स डे पहले सेलिब्रेट हो गया, तो लोगों कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि भाई आखिरकार ये क्या हो गया पार्टी के अंदर, मतलब नेताजी अरे चले गए। वो छोड़िए ऐश्वर्या, इनको बिहारी बाबू से पूछिए कि बीजेपी का क्या हाल है बांकीपुर में। बांकीपुर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे वो प्रशांत किशोर के विजुअल्स भी आए थे, वो थाने पहुंच गए और चारों तरफ जो है उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को उठा लिया था। हालांकि मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम बहुत आश्वस्त हैं, बीजेपी बहुत आश्वस्त है, बांकीपुर जीतेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आपको इस वक्त जो केंद्र की राजनीति है उससे वो गायब नजर आ रहे होंगे। वो लगातार बांकीपुर में ही है और लगातार बांकीपुर में जो उनका ही क्षेत्र है वो घर घर जा रहे हैं और कई सोसाइटीज के अंदर बिना बताए हुए कि नितिन नबीन आ रहे हैं वो वहां पहुंच गए और पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने खुद भी अपने कंधे पर उस पूरे चुनाव प्रचार को रखकर इस पूरा चुनाव प्रचार बांकीपुर में किया। तो बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जीत जाएगी। आप देखते हैं क्या लेकिन मैं इससे थोड़ा डिफर करती हूँ। यहाँ तक भाई दोनों बीजेपी रिपोर्टर डिफर कर रहा है, इसी में सारा सुराग छुपा हुआ है। बिल्कुल, क्यों? तुम बताओ फिर बताइए। मैं भी बताता हूँ। यहाँ तक पीयूष ठीक है कि नितिन नबीन जी जो हैं वो आपको नजर आए हैं सीट के ऊपर क्योंकि उनकी पुरानी सीट है। वास्तविकता ये है, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं आपको आंकड़ों में समझाती हूँ कि क्यों बीजेपी के लिए इस बार ये है तो कायस सीट और सवर्ण वोट है यहाँ पे काफी ज्यादा। थोड़ा ब्रेकअप कर दें तो 14 से 15% कायस्थ यहाँ पे वोटर है, 10% बनिया वोटर है, लगभग 8% ब्राह्मण है। लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर हिस्टोरिकली 35 to 40% आरजेडी हर बार वोट लेके जाती है। तो जीतती आई है बीजेपी, बहुत डेकेड से, दशकों से जीतती आई है, लेकिन ईजी नहीं था। इस बार सवाल उठ गए हैं बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर, क्योंकि कई सारे लोग जो वहां पर हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी घर घर गए, नितिन नबीन जी भी घर घर गए, उनको जो फीडबैक एक मिला वो ये था कि हमने जो वोट दिया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था और जो चीफ मिनिस्टर बने हैं क्या हमसे पूछ कर बनाए गए हैं। तो लोगों का ये जो गुस्सा था ये उस सीट पे नजर आ रहा था। मुझे लगता है विक्ट्री बीजेपी की होगी, लेकिन जो मार्जिन है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे शायद विक्ट्री मार्जिन कम होगी। बिल्कुल, मेरी भी जो बात हुई है, मेरे 2-3 मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, अब तो काफी सीनियर हो गए हैं वहाँ में, तो उनका रिटायर तो नहीं हो गया, आपके दोस्त होंगे तो नहीं, जैसे हम भी सीनियर हो गए यहाँ पर तो वो भी वैसे ही सीनियर हो गए। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी को दांतों से पसीने तो आएंगे इसमें। दांतों से पसीने? हाँ, ये दांतों मुझे से भी समझ पसीने नहीं आया। आना मतलब बहुत मुश्किल होना। दांतें खट्टे नहीं एक तो अरे भाई दांत खट्टे। 34% तो वोटिंग हुई है। पोलिंग जब आप इतने बड़े बड़े दिग्गज वहां हाथ जोड़ जोड़ के बिना बताए सोसाइटीज में पहुंच रहे हैं बकौल तुम्हारे, फिर भी वोटर को बाहर नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल तो है। और दतिया हो या बांकीपुर, दोनों ही चुनाव आंसुओं में डूबे हुए रहे। आप गई थी यहाँ भी वो कहते हैं कि एक इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी वो आंसू बहा रहे हैं, यहाँ पर जिनका टिकट कटा वो आंसू बहा रहे हैं, वो टिकट भी मिलके कटा। लेकिन भाई वहां पर चाहे यहाँ की बात है वहां की बात हो, वहां दतिया में तो बिल्कुल ही बीजेपी बहुत मुश्किल में है। प्रशांत किशोर की तरफ से आपने बातचीत करी है? माय लेडी, मेरा ये सबमिशन है कि ये फाइट बहुत क्लोज होने वाली है। जो संजय जी कह रहे थे, जो वोट पोल हुए लगभग 10%, पिछली बार शायद 42% हुआ था। सब लोग आए थे, छठ वट था, छुट्टी पे आए थे और वोटिंग जबरदस्त हुई थी। इस बारी जो वोट गिरा है 1,30,000 ही गिरा है। और प्रशांत किशोर जब वापस आते हैं पूरा पोलिंग डे खत्म करके, तो वो अपनी टीम को बोलते हैं वी हैव गॉट 60% वोट्स ऑफ द वोट्स पोल्ड। प्रशांत किशोर का ये आश्वस्त है इस बात को लेके कि जितने वोट गिरे हैं उसमें से 60% हमारा है। उनको, यानी कि उनको लग रहा है कि वो ये चुनाव जीत सकते हैं। और उसकी वजह यही है जो आप बता रही हैं कि आप हमें जिताएंगे तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं बदलेगा, पर बीजेपी का अहंकार टूटेगा और आपका मुख्यमंत्री बदल जाएगा। क्योंकि जो स्वर्ण जाति है वो अपसेट है सम्राट चौधरी को लेके, ये प्रशांत किशोर का मानना है। और स्वर्ण काफी तादाद में उनको वोट कर सकते हैं। जो फ्लोटिंग 10-15% वोटर है वो प्रशांत किशोर को वोट कर सकते हैं, उनको लगता है। और उसके अलावा जो खुशवाहा सम्राट चौधरी का वोट बैंक है वो ज्यादा बांकीपुर में नहीं है।
और वहाँ के जो ज्यादा वोटर हैं, कायस्थ बहुल इलाका है, कायस्थ बहुल। हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, बहुत ही कायस्थ चतुर। तो नितिन नवीन को जाएगा। और इस बार वो हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चित्रगुप्त जी का हिसाब किताब किस तरफ जाता है। पर प्रशांत किशोर अगर विधानसभा चले गए तो जाहिर है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे जो बाकी के जो नेता हैं आरजेडी से, क्योंकि आप जानते हैं वो अच्छा बोलते हैं, मीडिया सब समझते हैं, वो तमाम आंकड़े उनके पास, पूरी रिसर्च टीम है ऑलरेडी जो उनके साथ काम कर रही थी। अगर वो पहुंच गए और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से जीत कर, और क्योंकि वो खुद सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन अभी तक उनका परसेप्शन उस तरीके से नहीं बना है कि भाई ये एंटी दलित हैं या एंटी उस तरीके से, क्योंकि जाहिर है अभी कुछ किया ही नहीं है पॉलिटिकली। अगर वो जीत कर आ गए विधानसभा के अंदर तो बहुत मुश्किल होगी सम्राट चौधरी के लिए। मुझे लगता है कि क्लोज फाइट है। और एक चीज और मैं कॉमन दतिया और बांकीपुर में ऐश्वर्या बताना चाहती हूँ, 200 सांसद, 30 मंत्री और सारे दिग्गज बांकीपुर में भी उतरे, बिहार वाले चुनाव में, और दतिया में भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान, सारे जो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता दतिया के चुनाव में उतरे प्रचार के लिए। और वहां पे जीतू पटवारी का ये कहना है, वो लगातार इसको कह रहे हैं कि 50 करोड़ की ये पूरा 50 करोड़ का बीजेपी का चुनाव है। ये उनका आरोप है कि पैसा खूब खर्चा बाई किया। इलेक्शन में बीजेपी ने 50 करोड़ लगा दिए। ये उनका आरोप है कि 50 करोड़ लगा दिए, सबको 5-5 हजार मिले, पैसा ले लो पर वोट कांग्रेस को डाल दो। तो हमने जीतू पटवारी से पूछा आपके वहां से कौन था जब उनके वहां से इतने दिग्गज? कहते वहां तो मैं ही कैंडिडेट हूँ। मैं 250 बूथ पे गया हूँ मौसमी, और मैं ही कैंडिडेट हूँ। हालांकि मैंने कहा दिग्विजय सिंह आए थे, तो कहते जयवर्धन तो आए थे, और मैंने बोल दिया है हम लोग एक साथ वंदे भारत में वापस आए। दतिया में जो वो बता रहे हैं ना जीतू पटवारी, तो बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता वही कर रहे हैं कि पैसे ले लो और वोट कांग्रेस को देना। बीजेपी के ऐसे नेता तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अंदर खाने ये चल रहा है? अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों का दावा है वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा वहां से जीते। तो ये पॉलिटिक्स यही कहती है कि अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाओगे तो फिर कभी राज नहीं पाओगे। और मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं कि जिन लोगों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं उन लोगों से पिंड छूट जाए तो बढ़िया है। और ये चाह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी उसमें, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी जन्म जन्म तक। तो ये अंदर खाने जो नूरा कुश्ती है वो चल रही है, और इससे वहां के लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि दतिया सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, बहुत चांसेस है। पर मुझे लगता है दतिया बीजेपी जीत जाएगी। और पिछली बार 84% वोट हुआ था, इस बार 71% हुआ है। मुझे भी लग रही है, मैंने आपको कहा 71% हुआ है वोट। जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी का पहले कि भाई नितिन नवीन जी की सीट है, जो मार्जिन वो अपने मन में लेके चल रहे थे, और जो रिजल्ट आएगा मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, ये क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। देखिए मैं तो कोई प्रेडिक्शन करूंगा ही नहीं। तुम्हें तो वैसे भी एस्ट्रो तक अच्छा बैठाएंगे ना। वैसे प्रेडिक्शन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो बस बताते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। और तुम तो नहीं करें तो बेटर हाँ है। वही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रेडिक्शन। और तुम तो मुंह बंद ही रखो तो बढ़िया। अभी तुमने त्याग पत्र दे दिया है क्या प्रेडिक्शन से? हम सेकंड लास्ट अपने सेगमेंट पे आ चुके हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर के। हम आपको जल्दी जल्दी से ये बताएंगे कि हमने जो आकलन किया है कि आने वाले समय में संसद में क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में जल्दी से हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे आरजी से, क्या होने वाला है? देखिए विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ा अब जो मुद्दा है वो राम मंदिर है, और राम मंदिर पर सरकार को घेरेंगे। जाहिर है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर एथनॉल पर, क्योंकि उनको लगता है कि कई लोगों के मन में शंका है, उसको लेकर वो कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी चिंता जो अभी भी उनको खाए जा रही है अंदर से, वो डिलिमिटेशन बिल है। उनको लगता है कि डिलिमिटेशन बिल सरकार एन मौके पर लेकर आएगी और विपक्षी एकता को तोड़ेगी और उसको पास करा लेगी। और अभी भी ये आशंका है विपक्ष के अंदर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को, कि जो विपक्षी एकता आपको अभी देखने को मिली, नीट पर देखने को मिली, राम मंदिर पर देखने को मिल रही है, क्या जब जिस दिन ये बिल आएगा या वोटिंग होगी, क्या उस दिन ये चीज़ें ठहरेंगी? क्योंकि डीएमके को लेकर संशय है। कई पार्टी, जेएमएम का नाम सुन रहा हूँ मैं, आरजेडी का नाम सुन रहा हूँ मैं, कई पार्टियों को लेकर संशय है कि हाँ भाई ये आप साथ में खड़े होंगे या नहीं होंगे। और अगर नहीं खड़े हुए तो अकेली कांग्रेस को नहीं रोक पाएगी और फिर ये बिल पास हो जाएगा। क्या है अंदर की कहानी? पीयूष अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहा है। राहुल गांधी इंस्पायर्ड बाय। देखिए मेरे को ये लगता है कि ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से
कि सरकार चुप है, बीजेपी चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मेरी रीडिंग ये है कि ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। जो स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है बीजेपी को, जो चाणक्य कहा जाता है गृहमंत्री अमित शाह को, ये रणनीति बन रही है और बहुत जल्दी उस रणनीति का नतीजा आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। साथ साथ जो डिलिमिटेशन के बाद राहुल ने कही, कल अगर आपको याद हो, कल पास हुआ पेपर लीक बिल राज्यसभा से, तो डीएमके ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने वॉकआउट नहीं किया। डीएमके रही संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने वोटिंग की, बिल के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन वो पूरे ऑपोजिशन के साथ एक साथ बाहर नहीं आए। तो हाँ, डीएमके के ऊपर पूरा यकीन है एनडीए को कि डीएमके डिलिमिटेशन वाले बिल पर साथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि 50% सीट बढ़ाने वाली बात इस बार फ्रेश ड्राफ्ट में आ सकती है डिलिमिटेशन वाले बिल में। वही मांग डिलिमिटेशन कर रहा, वो डीएमके कर रहा था, तो शायद इस बार आपको डीएमके का साथ एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि रिशफलिंग जो बहुत दिन से अटकी हुई है, कहीं इसका इशारा उस ओर तो नहीं है कि रिशफलिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ सीटें खाली भी हैं, कुछ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको एडजस्ट भी करना है। तो ये बड़ा तूफान किस स्तर का है? हाँ, रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। साथ साथ बीजेपी की नई टीम भी आनी है, काफी टाइम हो गया है, तो पहले नई टीम आएगी, उसके बाद ही रीशफलिंग होगी। हो सकता है हो जाए। पिछले 10-12 एपिसोडों से तुम वो बना रहे हो नितिन नवीन की टीम। कब आएगी नितिन नवीन की टीम? जब हर एपिसोड के अंदर नितिन नवीन की नई टीम आने वाली है, नितिन नवीन की नई टीम नया अध्यक्ष है तो नई टीम भी आएगी। नवीन जी की नितिन नवीन पता चला कार्यकाल पूरा कर लेंगे, टीम ही आ रही है। हर एपिसोड में ये बोलता है नितिन नवीन की नई टीम आने वाली है। आएगी नवीन जी की नवीन टीम कब आएगी भाई? आएगी, हम बस आएगी बोल के छोड़ रहे हैं इसको, बस आएगी, आप मानिए आएगी। अच्छा, मौसमी जी, आएगी। बताइए। आएगी। अच्छा, मैं बताती हूँ। हाँ। एक तो मुझे लगता है कि बचपन में हम कहते थे बादल गजर रहा है, गरज रहा है। बादल गजर रहा है, पानी बसर रहा है, यानी कि बादल गरज रहे हैं, सियासी मुसीबत का पानी बहुत बरस रहा है। और मेरा ये टेक है कि माहौल सही नहीं है सरकार के लिए डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण से बुलडोज करके कंबाइन करके लाने का। जिस तरीके से डीएमके ने नेशनल ऑनर बिल जो कानून बना है, डीएमके ने आपको पता है ए राजा ने पूरा बिल फाड़ दिया और चेयर की ओर फेंक दिया। कनी मोई बहुत नाराज थी और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल फासिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुत्व का एजेंडा साउथ पर नहीं चलेगा। तो एक बहुत ज़्यादा अग्रेशन देखने को डीएमके का मिला। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, हालांकि ये डीएमके नहीं चाहती है ये बात बाहर आए, वो फूक फूक कर कदम रख रही है कि उन्होंने अब अपनी स्ट्रैटेजी डिलिमिटेशन बिल को लेके बदल दी है। वो कह रहे हैं कि हम बिल को पढ़ेंगे और फिर फैसला लेंगे। वो बिल जो स्टालिन साहब जला चुके हैं और उसका पूरा आंदोलन उन्होंने चुनावी प्रचार में किया, अब उस बिल को पढ़ने को तैयार है डीएमके। अपने आप में ये बताता है कि कुछ बदल सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सरकार राम मंदिर, नीट, आंदोलन, इन सब के बीच मेरी गट फीलिंग ये है कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन बिल इस बार नहीं आए और कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाए 2-3 दिन का मॉनसून सत्र के बाद, जब डिलिमिटेशन बिल को थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाए तब लाया जाए। मुझे भी ऐसा लगता है मौसमी, जो आप कह रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। लेकिन आपने फिलहाल ही देखा कि कैसे सप्लीमेंट्री आधे घंटे के अंदर आ गई थी लोकसभा की, है ना? तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन लास्ट वीक के अंदर, वो लास्ट वीक मंडे टू फ्राइडे, आई थिंक हम सब रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाला हफ्ता होगा, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये ऐसे ही आधे घंटे के अंदर झट से गिरेगा कि सप्लीमेंट्री आई। और ये तो हमने देखा है पूरे सेशन में कि दिन के अंदर किस तरीके से बिल पास हो रहे हैं। डीएमके का जो आपने बोला कि वो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि डीएमके लीनिंग टुवर्ड्स वोटिंग इन फेवर है, क्योंकि एक अश्योरेंस दिया जाएगा कि 50% सीट्स बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश की भी बात यही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें एक क्लॉज है
29 के बाद अगर होता है तो जो गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी वो अपने हिसाब से फिर डिलिमिटेशन कर सकती है। ये टीडीपी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, वो चाहेगी कि इससे पहले डिलिमिटेशन के साथ रह के आप अभी डिलिमिटेशन को पास करवा लीजिए ताकि वो यूनिफॉर्मिटी रहे। तो मेरा असेसमेंट ये है कि अगर आता है तो ये बहुत जल्दी से आएगा, विद इन हाफ एन आवर हो जाएगा कि ये गिर रहा है और हम फिर देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर हमें नजर आएंगे। ये मेरी रीडिंग ये है कि आने वाले टाइम में मतलब ऐश्वर्या ने दोनों बातें कर दी हैं, अगर वाला होता है तो भी सही और याला होता है तो भी सही, क्योंकि अभी कोई डेफिनेटिवली अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। ये क्या बात हुई? मैंने आपको कहा अगर आएगा सिक्का या तो इधर ऐसे गिरेगा या उधर गिरेगा, नहीं तो खड़ा रह जाएगा। इसी के साथ कमेंट ही पढ़ दीजिए। पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जो मंडे को आ जाएगी, FCRA बिल, ये हम डेफिनेटिवली कह सकते हैं कि वो FCRA बिल हमें देखने को ये मिलेगा बात जो तुमने पास हो शान जाएगा। पत्ती की करी हाँ, एकदम। वो FCRA आ जाएगा। ये भाई जो बोल सकते हैं वही बोलेंगे ना। बीजेपी रिपोर्टर्स का यही हाल है। हम अब जो है लास्ट वाले अपने सेगमेंट पर आते हैं, जो है हमारे कमेंट्स, क्योंकि हमारे कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं और आपकी हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। सबसे पहला कमेंट हमें जो लिखा है वो है हाथीराम जी ने। हाथीराम जी ने कहा है, ग्रेट इंट्रो पीयूष भैया, तारीफ हो गई तुम्हारी पहले में ही। वाह, थैंक यू। I just have one single question to all. How can a journalist remain neutral? Because according to me, every human has biases. And with due respect, journalists are also humans. Hope you pick up my comment. हाथीराम जी, आपका कमेंट हमने उठा लिया है और कहा आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि भाई कहीं ना कहीं हर किसी के बायसेस होते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट बाय एंड लार्ज बायस नहीं होते हैं। सुनील जी, इन्होंने न्यू जर्सी से लिखा है, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट टू एक्सप्लेन एंड ऑल्सो कैच अप. You have truly set an example of responsive, or in the present context, one should perhaps use the word accountable journalism. सुनील जी, थैंक यू वेरी मच. अब क्योंकि आपने न्यू जर्सी से लिखा है तो हम हर विदेशी जो हमारे लोग जो हमें सुनते हैं उनको एक टास्क देते हैं कि आप प्लीज़ रिपोर्टर्स ऑफ एयर अपने 5 दोस्तों के अंदर ज़रूर हमारे शो के बारे में बताइए, एटलीस्ट 5 लोगों को लिंक तो भेजिए. अभिनव जी ने लिखा है, मौसमी जी, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज किया और अपनी साइड की स्टोरी भी बताई. ऐसे ब्रिलियंट जर्नलिज्म को देखकर गर्व होता है. सभी नए मेंबर्स को मेरा नमस्कार. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू. कोलकाता से अनुपम पाल जी ने लिखा है, आप जैसे धुरंधर ग्राउंड रिपोर्टर्स का पॉडकास्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. आप सभी एस्ट्रीम रिपोर्टर्स बहुत ही मेहनत करते हैं और वीकेंड में जो पॉडकास्ट करते हैं वो काबिल तारीफ है. अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, स्पेकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है. ओवरऑल हैट्स ऑफ आपके पॉडकास्ट को. आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. Congratulations, Piyush. थैंक यू मैम. कांग्रेचुलेशन टू यू. Thank you. विकास बारीक जी ने लिखा है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट सर्टेन रिपोर्टर एलिमेंट्स, but I just want to say more power to you, Rahul bhai and Amit sir. I'm a fan of both of you and your journalism. A special mention to Amit sir for consistently fact-checking before making any statement. That's what responsible journalism is all about. Wishing both of you continued success and strength. More power to both of you. ऐश्वर्या, ये सर्टेन पे हंस रहा था, ये कोई गलत बात है. ये तो मैं अब इसको अभी खत्म. बाद में तुम सर्टेन पे हंस रहे हो. पीयूष और ऐश्वर्या देख लेना तुम. अगर आपको राहुल गौतम की कोई एक आंख में ऐसा लगे कि कुछ हुआ है तो समझ जाइएगा क्या हुआ है. शगुन रंजन जी ने लिखा है, मौसमी सिंह की एनर्जी जो 20 जुलाई को देखी थी वो नेक्स्ट लेवल थी. जिस तरह से वो ग्राउंड पर दौड़ दौड़ कर रिपोर्टिंग कर रही थी, आज तक से इंडिया टुडे तक एफर्टलेस स्विच कर रही थी, देखकर बहुत मजा आया. प्योर डेडिकेशन. और भाई डूड पीयूष, क्या हाल है आजकल? बोल तो रहा है, हाल ठीक है इसका. जियाउल हक जी ने लिखा है, मैं बांग्लादेश से हूँ. आरजी, एबी, सीता, गीता और पीयूष, आप सभी का शो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं शुरू से आप सभी का ये शो देखता हूँ, बहुत मजा आता है. लव यू ऑल. प्लीज मेरा कमेंट जरूर पढ़िए. वाह 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 वाह, Thank जरूर. you. थैंक यू. दीपेंद्र सिंह जी ने लिखा है, मैं हॉलैंड में रहता हूँ, रायबरेली मेरी जन्मभूमि है. वाह वाह. रिपोर्टर्स ऑफ एयर इंटरनेशनल करना पड़ेगा अब तो. Your show is my weekly stress buster and one-stop shop for all the political updates and under the current developments. I always think what would have been depth, entertainment and maturity of the program if we would have had this at the time of Atal ji, Lalu ji, George Sahab, Bhajan Lal, Chandrasekhar ji and all our veteran leaders of the late 70s. I thoroughly enjoy each and every episode and a big thank you for people like you to keep me rooted to our Bharat. वाह, Oh, क्या thank you. बात. Thank नाइस you, सजेशन Dipen ji. वैसे. किसी दिन हम लोग हॉलैंड से करेंगे रिपोर्टर्स ऑफ एयर.
प्लीज इनवाइट अस। आइए, प्लीज इनवाइट अस। सारी टीम मुस्कुरा रही है, बिल्कुल जगमगा गया है पूरा ये जो नोएडा सॉरी सीपी स्टूडियो है। आयुष जी ने लिखा है, congratulations ROA team for bringing up this episode. I don't support any violence or any kind of heckling, including the heckling which is done for media. I have seen all of you, like Mosmi ji, report on the protest day in hot, humid climate of Delhi. With the tension all around you and the streets without losing calm and composure, I also appreciate that you didn't cloud the episode due to some hooliganism and talked about all the aspects of the protest. You did not let the morale go down and put forward all the things. As I have said earlier, यही सब रिपोर्टर्स ऑफ एयर को भारत का पॉलिटिकल पॉडकास्ट ऑफ चॉइस बनाता है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हमारा जो आखिरी कमेंट है वो रमेश जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है, माय नेम इज रमेश and I live in Canada. I've been watching your show regularly for the past 6 months and find each one of them very informative as well as entertaining. I appreciate your honest ground reporting and your unique style. This is the first time I have commented as I feel disgusted about your account of what you have to go through, especially female reporters, in charged up demonstrations infiltrated by bad actors. Your report has increased the respect I already have for honest media such as yours. Please keep up the great work and expose these incidents in the interest of balanced reporting. थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश जी। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स लिखा, बहुत सारे कमेंट्स हम ऐड नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो टीम है वो कमेंट्स पढ़ती नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट कमेंट्स को ऑनलाइन पढ़ लें। हाँ, समय की वजह से हम थोड़े से कमेंट्स पाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग हमें देखते रहिए, हमें लिखते रहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। पूरी टीम की तरफ से अब मैं लेना चाहती हूँ इजाज़त। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन उससे पहले फिर से प्लग इन करती हूँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। शो का नाम है रिपोर्टर्स ऑफ एयर। नमस्कार। रिपोर्टर्स ऑफ